हेलो साथियों, आप हैं आपके अपने चैनल सार्थक सृष्टि पर और आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन को लागू किया था और ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू हो गई थी उसी समय से। और फिर उसके बाद ऑलमोस्ट एक दो स्टेट को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भी इसको अपने अपने राज्य में सभी कर्मचारियों के लिए लागू कर लिया था। और अब ये कॉर्पोरेट के जो कर्मचारी हैं उन पर भी लागू होती है। और जो इसका रेगुलेटरी बॉडी है पीएफआरडीए, उसने जो इसका सेकंड टियर बनाया है उसमें अब आम जनता भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है और उसमें 50,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन भी इनकम टैक्स में ले सकती है। तो एनपीएस के बारे में हम बता दें, इससे पहले जो पुरानी पेंशन प्रणाली चलती थी वो मेनली सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती थी। और उसमें क्या होता था कि जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होते थे उन्हें अपनी लास्ट सैलरी का आधा सैलरी उन्हें अपना जब तक वो जीवित रहते थे तब तक मिलता रहता था, उसके ऊपर उन्हें डीए भी मिलता था। पर नई पेंशन प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई फिक्स्ड आय नहीं कि आप लास्ट में किस स्तर से रिटायर होते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये एक्चुअली में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल तक जॉब में रहे और कितने साल तक आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कटा है। तो ये प्रणाली जो पुरानी वाली प्रणाली से इसी प्रकार से भिन्न है। और जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं जो 2004 के बाद रिटायर होने वाले हैं उन सभी व्यक्ति क्या है पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जान रहे हैं आज कि एनपीएस में ऐसा क्या है। तो इसमें नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में होता क्या है? इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो एम्प्लॉई है किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कॉरपोरेट का एम्प्लॉई है, उसका 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपलसरी रूप से काट कर एनपीएस के अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। और जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि या तो सरकार है या तो कोई कॉरपोरेट है, तो वो क्या करता है कि जो बेसिक पे और डीए है उसका 14% उसके कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में जमा करेगा। मतलब कि जो कर्मचारी है उसको तो 10% करना है अपना जमा, और जो जो उसका नियोक्ता है उसको 14% जमा करना है। तो एनपीएस में इन दोनों को जमा करके एनपीएस की जो रेगुलेटरी बॉडी है पीएफआरडीए वो क्या करती है कि इसको अलग अलग डिफरेंट जगह लगाया जाता है इस पैसे को। कुछ को शेयर मार्केट में, कुछ को बॉन्ड में, कुछ को इक्विटी में, काफ़ी जगह इन्वेस्ट करके तो सामान्य तौर पे अच्छा खासा उस पर ब्याज दिया जाता है। और इसमें होता क्या है, आपने जो कर्मचारी अपना पैसा लगाता है तो वो 80 सीसीडी 1 के तहत 1.5 लाख तक की लिमिट के अंदर इनकम टैक्स की छूट में अंदर आता है। और जो नियोक्ता का पैसा है 14% जो लगाता है वो भी कर्मचारी के लिए 80 सीसीडी 2 के तहत जितना भी वो एम्प्लॉयर लगाना चाहे, सामान्य तौर पर 14% की ही लिमिट है, उसमें कितने भी लिमिट तक वो इनकम टैक्स के दायरे में रहता है। और अब कुछ साल पहले ही जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने आम आदमियों के लिए भी और जो एनपीएस से जुड़े हैं उनके लिए भी 50,000 तक की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की छूट दी है। अगर वो 50,000 तक का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि ये अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, जबकि जो पहले का इन्वेस्टमेंट है 10% और 14% ये तो कंपलसरी रूप से किया ही जाएगा। पर जो ये 50,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होगा वो 80 सीसीडी 1 बी के तहत 50,000 की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी इनकम टैक्स में। मतलब कि 80 सी के तहत तो 1.5 लाख तक की लिमिट है, पर 50,000 की अगर कोई अपनी इच्छा से भी करना चाहे तो 50,000 की उसे छूट और मिल सकती है। तो एनपीएस का होता क्या है आखिर में? जब ये सारा कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है, जो कर्मचारी जितने ज़्यादा समय तक के लिए अपनी जॉब में रहेगा, मान लेते हैं कि कोई 30 या 35 साल तक के लिए जॉब में है, उसका कंट्रीब्यूशन अगर जमा हो रहा है धीरे धीरे करते करते, तो उसे तो कुछ हद तक बेनिफिट है पुरानी पेंशन का बेनिफिट। पर कोई कर्मचारी अगर वो 15-20 साल ही जॉब में रहता है या फिर 5-6 साल, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है नई पेंशन स्कीम में, क्योंकि उसका जो अमाउंट है कॉर्पस 10% 14% और जो इंटरेस्ट मिल रहा है चाहे जहाँ पर भी निवेश करके रेगुलेटरी बॉडी दे रही है, तो उसका उतना अमाउंट जमा ही नहीं हो पाएगा कि वो पेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर भी अगर जो भी कर्मचारी रिटायर होगा तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो भी कॉर्पस बनेगा उस समय का, जब रिटायरमेंट के समय का, तो उसमें से क्या होगा कि उसको 60%
अमाउंट तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सीधा सीधा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, और जो बचेंगे 40% उसे कंपलसरी रूप से ही पेंशन लेनी पड़ेगी। इसमें उसके पास ऑप्शन नहीं है। 40% का तो ऑप्शन, 60% तो उसको मिल जाएगा, उसके अकाउंट में आ जाएगा। 40% में जो रेगुलेटरी बॉडी वो क्या करेगी कि कुछ कंपनियां, रेगुलेटरी बॉडी ने इंश्योरेंस की कंपनियां सेलेक्ट कर रखी हैं, वो उन कंपनियों को बोलेगी कि इस 40% पैसे को वो उसके पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर ले। तो ये जो कर्मचारी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के प्लान में जाना चाहता है इंश्योरेंस कंपनियों के। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में जो 40% पैसे है, इसको जो भी कंपनी उसको क्या करेगी कि 40% को जो भी कर्मचारी है उसको पेंशन दे देगी। उस अपना पैसा लिया, उसको हर महीने पेंशन के रूप में कन्वर्ट करके देने लगेगी। और ये एनपीएस फंड मैनेजर, ये क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि पीएफ आरडीआई, जब ये सारे पैसे इकट्ठा हो गए, उसने सब कुछ, रिटायरमेंट का समय आ गया किसी भी कर्मचारी का, तो जो 60% पैसा तो कर्मचारी के अकाउंट में आ गया, जो 40% पैसा बचेगा उसे अभी की लिए सर रेगुलेटरी बॉडी ने ये आईसीआईसी हो गया, एलआईसी हो गया, एसबीआई, इन सब के पेंशन फंड, इनमें से क्या करेंगे कि किसी भी एक को वो 40% हिस्सा दे देगी। और फिर जो भी ये कंपनी है, जैसे कि मान लेते हैं कि एलआईसी का पेंशन फंड है, तो ये उस कर्मचारी को उस 40% हिस्से को पेंशन के रूप में कन्वर्ट करके जिंदगी भर देती रहेगी। अब कर्मचारी के ऊपर काफी ऑप्शन रहेंगे पेंशन लेने के कि वो किस प्रकार से पेंशन लेना चाहता है, कि वो सिर्फ अपने लिए पेंशन लेना चाहता है, या अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता है, या अपने लिए और अपनी वाइफ दोनों के लिए लेना चाहता है, और उसके बाद जो उसकी पैसे 40% जो था वो अपने नॉमिनी को भी देना चाहता है। ये उसके ऊपर, कर्मचारी के ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो पेंशन 40% पैसे का पेंशन बनेगा, तो जो पेंशन है, अगर किसी की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा आती है, तो अगर वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो उसको उस पेंशन की राशि पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। 60% राशि तो जो उसे मिलेगी वो बिल्कुल ही इनकम टैक्स फ्री होगी, पर जो 40% है उस पर जो भी पेंशन बनेगी उसे, जो भी पेंशन जितने भी हिसाब से वो कैटेगरी में जाएगा, जिस भी स्लैब में, तो उसके हिसाब से उसको अपना इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। थी एनपीएस से संबंधित सारी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग सार्थक सृष्टि, ज्ञान बदलते भारत का।